जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि अगला जो लेक्चर होगा वो इंसर्शन रिएक्शन पे बात होगा। आज हम लोग बातें करेंगे ऑन आइस्टर्ट रिएक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि कार्बीन एक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ऑन आइस्टर्ट रिएक्शन को हम लोग होमोलोगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको होमोलोगेशन बोलते हैं और कैसे इसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये पहली बात रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगेशन। होमोलोगेशन रिएक्शन, तो इसका एक नाम तो होमोलोगेशन रिएक्शन हो गया और दूसरा इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक प्रकार का इंसर्शन रिएक्शन होता है। इंसर्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इसमें जो CH2 ग्रुप होता है वो इंसर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। तो इसके हम लोग जनरल रिएक्शन पे बातें करते हैं। ये रिएक्शन होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और इसके एरो पे यहाँ पे दुनिया भर के ऐसे मटेरियल आपको लिखे रहेंगे। पहले लिखा रहेगा SOCl2, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा रहेगा यहाँ पे CS2N2, ऐसा लिखा रहेगा। फिर थर्ड मटेरियल जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो Ag2O यूज किया जाता है और यहीं पे इसको हीट किया जाता है। फिर फोर्थ लेते हैं हम लोग, कोई बेस ले लेते हैं या फिर हाइड्रोक्सी ले लें या एल्कोक्सी ले लें वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाता है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब अगर किसी ग्रुप में दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस हो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आप देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। ये एक दूसरे के होमोलोगस है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। दूसरी बात इंसर्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। तो अनआइस्टर्ट रिएक्शन क्या होता है? ये एक होमोलोगेशन रिएक्शन इंसर्शन रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है। इस तरह के मटेरियल लेते हैं, पहले हम लोग लेते हैं SOCl2, डार्जन्स प्रोसेस कराते हैं यहाँ पे, फिर CH2N2 लेते हैं। अब इसको देखने में थोड़ा बहुत आपको हिंट लगा होगा कि कहीं न कहीं यहाँ पे कार्बिन बनेगा। उसके बाद हम लोग सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, साथ में हीट करते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं वो थोड़ा सा देखना होगा। अगर OH माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अगर OH माइनस नहीं लेंगे, सपोज करिए कि एल्कोक्सी ले लेंगे, तो उसको तो हम लोग मैग्नीशियम से समझेंगे, तो यहाँ पे OR जुड़ जाएगा। जो यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले इसके हम लोग मैग्नीशियम पे बात करते हैं। मैग्नीशियम कैसे होता है तो एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान पूर्वक देखना है अपने को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप गुजरता है इसमें RCOOH। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग SOCl2 से कराते हैं तो सभी लोग पढ़े होंगे कि ये एक डार्जन्स प्रोसेस होता है जिसमें OH हट जाता है और OH की जगह जुड़ जाता है Cl, प्लस इसमें SO2 रिलीज होता है और प्लस HCl निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, अब आप देखो एक स्टेप तो हो गया आपका SOCl2 के साथ, दूसरा आपने लिया है CH2N2 डाईएजोमीथेन। तो डाईएजोमीथेन का पहले वर्क देख लीजिए। डाईएजोमीथेन इस तरह से होता है, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ये होता है C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ऐसे होता है और इससे दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। इन पे माइनस चार्ज होता है और इन पे प्लस चार्ज होता है। इसका जब आप RS बनाएंगे यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये निगेटिव इधर कन्वर्ट होगा और ये वाला पाई कन्वर्ट होगा निगेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा C पे माइनस आ जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस पे प्लस चार्ज तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे इनका जो है कि चार्ज खत्म हो गया है। पहले भी देखो दो चार्ज था प्लस माइनस, अभी भी दो चार्ज है, तो इसका RS बना सकते हो। हमने कहा आपको पहले ही दिन बताया था कि आप
देखो इसको तो पहले आप ऐसे लिख सकते हो, हीट नहीं करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर यहीं पे हीटिंग लिखा होता तब ये N2 एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता, लेकिन यहाँ पे हीटिंग नहीं लिखा है, इसके बाद हीटिंग नहीं लिखा है, Ag2O के बाद हीटिंग लिखा है। तो पहले हम लोग इसका देखते हैं, रिएक्शन कराते हैं इसके साथ यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप 2 जो करा रहे हैं, RCOCl। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे इस तरह से CH2 माइनस और N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से एडिशन एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा? अगर आप चाहें तो एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं कि ये इस पर टेक करा, क्लोरीन बाहर निकल गया, या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये पहले पाई टूट के कन्वर्ट होगा नेगेटिव में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर सी और ओ पे आ जाएगा माइनस चार्ज यहाँ पे। और देखो इस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, तो कार्बन से क्लोरीन जोड़ दो, और अभी हाल में क्या जुड़ा है CH2 और N2। इसको मैं बार बार ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका मैकेनिज्म पे एकदम ध्यान बना रहे और चीजें अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो। अगला स्टेप क्या करता है कि ये जब ये माइनस चार्ज इधर बैक अटैक करेगा, इस कार्बन को देगा यहाँ पे, तो ये एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब ये जो स्टेप बढ़ाए हैं, आप चाहें तो पहले ही क्लोरीन को बाहर निकाल सकते हैं, बट ये जो स्टेप बाय स्टेप चलता है तो वो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2 N और यहाँ पे है N और इस पे है प्लस। तो दो स्टेप तो यहाँ पे हो गया। अब जो तीसरा है, तीसरा किसके साथ रिएक्शन है? तीसरा रिएक्शन है Ag2O के साथ। Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है कि R C डबल बॉन्ड O C, इसका जो दो हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Ag2O, तो इसका जो लोन पेयर है ये इस पे टेक करके H प्लस को गेन कर लेता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस चार्ज स्टेबल रहेगा और रिजोनेंस में भी स्टेबलाइज रहेगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH, इस पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे है N और इस पे प्लस चार्ज कर दीजिए, ये हो जाएगा AgOH प्लस एक Cl जो वहां पे निकला था, एक Ag यहाँ पे रहता है, तो आप चाहें तो AgCl बना सकते हैं। ठीक है, इसी में आप देखेंगे Ag2 जब हम लोग लिए थे तो साथ में वहीं पे हीटिंग भी किए थे। अब यहाँ पे हीटिंग का प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से N2 एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऐसे, प्लस अपने पास बच जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH माइनस। ये अब आपका एक तरह से कह सकते हैं कार्बिन बन गया, क्योंकि ये जिससे बॉन्ड बनाया था नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। तो ये ऐसे ऑर्बिटल है, एक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था। तो जो नाइट्रोजन से बॉन्ड जुड़ा हुआ था वो वाला ऑर्बिटल तो वैकेंट हो गया। इससे क्या होता है कि इनका, आप देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल है, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी का रीजन है यहाँ से N2 गैस निकल गया और इसका बॉन्ड टूट गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, एक तरह का प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करता है। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। RCO C, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये आपका हो गया वुल्फ रीअरेंजमेंट। कैसे होता है कि यहाँ से ये जो R का बॉन्ड है पूरा का पूरा, ये बॉन्ड तोड़ के इसके साथ चला जाता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। मतलब ये हो जाएगा R, इसको हम अच्छे से लिखें, ये हो जाएगा R, यहाँ पे R अब किससे जुड़ गया? R जुड़ गया CH से, CH से जुड़ गया R, ये इधर चला जाता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है और ये वाला बॉन्ड टूट के इसके पास चला जाता है। तो RCH ऐसे आप दिखा सकते हो। अब ये C से डबल बॉन्ड C और इससे क्या है, एक H जुड़ा है
और इससे क्या है डबल बॉन्ड ओ। ध्यान से देख लीजिए कैसे हुआ प्रोसेस। ये वाला क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको चला गया, डोनेट कर दिया इस कार्बन को, और ये पूरा का पूरा R जो है माइनस के फॉर्म में इसके साथ जाके जुड़ गया। इसको बोलते हैं, पूरा प्रक्रिया जो है इसको कहलाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। और वुल्फ रीअरेंजमेंट से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी एटम का आप देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर प्रोसेस लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बहुत तेजी से चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, बट यहाँ पे देखेंगे कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। तो ये अब यहीं पे कहानी नहीं रुकती है, ये तो भी थर्ड पार्ट था, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे अगला जो कहानी है, अगला जो कहानी है फोर्थ वाला। ये जो मॉलिक्यूल बना है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पे जो बेस है ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो बेस है इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाता है ऐसे। तो पाई बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन से जुड़ गया OH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से, ऐसे आप इसको दिखा दीजिए पहले, ऐसे ऐसे आपको उल्टा लग रहा होगा, अब ऐसे आपको सीधा लग रहा है। तो ये आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि ये जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज। तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा आपस में ही, ये H+ यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2, ये हो जाएगा RCH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। अब जो सॉल्वेंट लिए हैं लाइक वाटर आपने लिया है, तो उससे ये H+ गेन कर लेगा, और ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपका एक मॉलिक्यूल बन गया, कंप्लीट रिएक्शन। पहले एकदम ध्यान से देखिएगा, हम लोग फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। तो यहां से शुरुआत किए थे, हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, इस तरह से आप लोग लेंगे SOCl2 CH2N2, स्टेप बाय स्टेप लेना है बच्चों अपने को। तो यहाँ से ये जो CH2, ध्यान रहे यहाँ पे कभी कभी ऐसे आपको गुमराह करने का कोशिश कर सकता है, बट आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दिखा देंगे। तो पहले ये तो इसका एक जनरल रिएक्शन हो गया, कुछ हुआ नहीं है, ये R और ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक के बीच में, एल्काइल और कार्बोक्सिलिक के बीच में, यहाँ पे जो भी लेंगे, यहाँ पे आप जो भी लेंगे, CH2 लिए हैं तो CH2 इंसर्ट हो जाएगा, CD2 लेंगे तो CD2 इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन 13 लेंगे तो कार्बन 13 वाला यहाँ पे रहेगा। इसलिए मैकेनिज्म को देखना अनिवार्य है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं, फिर से देख ले रहे हैं। पहले स्टेप में हुआ डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन रिएक्शन हो गया, OH हट के Cl जुड़ गया, ठीक है, जो भी प्रक्रिया हुआ। उसके बाद डाइएजोमीथेन। अब डाइएजोमीथेन क्या होता है, डाइएजोमीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसको हमने रिजोनेटिंग फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे हीटिंग रहता तो ये बॉन्ड टूट जाता, तो कार्बन यहीं पे बन जाता, लेकिन हीटिंग नहीं लिखा है, तो ये ऐसे रिएक्शन शो कर सकता है। यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, फिर यहाँ से Cl एलिमिनेट होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो जिसको कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाया है। पहले ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन पे, माइनस चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब ये रिवर्स करेगा तो यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, आपके पास इस तरह का एक स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन था दोनों। अब यहाँ पे आपने लिया है सिल्वर ऑक्साइड, ये क्या करता है, इस H+ को गेन कर लेता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है, ऐसे। और इस पे निगेटिव चार्ज आता है, जो कि रिजोनेंस में स्टेबलाइज नेगेटिव सिंगल डबल, ऐसे। फिर सामने हमने हीटिंग भी लिया है Ag2O के साथ, तो जब इसको आप हीट करेंगे, चूंकि बॉन्ड कमजोर होता है, ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्या होता है,
क्योंकि आप देखेंगे इसका वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? वुल्फ रीअरेंजमेंट। और ये आपका बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। अभी हम इसके बारे में खास बात बताएंगे, एकदम ध्यान से बने रहिएगा। एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इनमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है। थर्ड स्टेप ये था। फोर्थ क्या करता है? फोर्थ हम लोग OH माइनस लिए हैं और साथ में वाटर लिए हैं। तो इसका भी मैकेनिज्म देखना आपको अनिवार्य है, यहाँ पे जो स्टेप गुजरा है, क्योंकि अगर यहाँ पे OH की जगह पे OR ले लेते, यहाँ पे जो भी लेते, तो यहाँ पे वो जुड़ जाता। इसलिए कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, एग्जाम में आपको गुमराह कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो बेस ले, हो सकता है एल्कोक्सी ग्रुप ले ले, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, कुछ भी ले लेता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि होमोलोगेशन में हमेशा जो एक माइंड में बैठा लेते हैं, रट जाते हैं कि मतलब ऐसा कुछ दिखेगा तो हम CH2 जो भी रहेगा उसको इंसर्ट कर देंगे। बट क्या है कि आधा तो यहीं पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो सकता है, जिससे कि आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, OH लिए हैं कि OR लिए हैं, जो भी यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे मिलेगा अपने को। समझ में आया बात को? तो ये जब अटैक करेगा तो ये पाई, देखो इस पे भी शिफ्ट हो सकता है, उस पे भी शिफ्ट हो सकता है। उसका जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज मतलब बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे ये H है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद सॉल्वेंट वाटर है, H प्लस गेन कर लेगा और यहाँ से निकल जाएगा OH माइनस। OH माइनस निकल गए यहाँ पे और बन गया आपका कंपाउंड। इसलिए एक बार ध्यान से देखना, इसको हम इधर से फिर से आपको एक अगला एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग SOCl2, दूसरा ले लेते हैं C13H2N2, थर्ड स्टेप है Ag2O हीटिंग, यहीं पे हीटिंग रहता है। फोर्थ स्टेप है CH3O माइनस और साथ में लिए हैं H2O। तो देखिएगा अब बहुत सी चीजें हमने बदल दिया, यहाँ पे बहुत सी चीजें बदल दिया है दोस्तों। तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको देखना है, हमेशा कंफ्यूज नहीं लेना, ध्यान से देखना। ये जो एल्काइल ग्रुप है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, पहले ये पूरा इतना सीरीज आपको दिमाग में बैठ जाए कि पहला स्टेप SOCl2 आए, दूसरा CH2N2 आए, तीसरा Ag2O हीटिंग आए, चौथा यहाँ पे यहीं पे ध्यान देना है एल्कोक्सी है कि हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो इसकी जगह ले लेगा। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पे तो पहले बन जाएगा CH3 और इनके बीच में ये आ जाएगा जो यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा C13H2, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, क्या OH रहेगा? बिल्कुल नहीं, OH नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा OCH3। बाकी साइड प्रोडक्ट क्या बनता है वो आप लोग देख सकते हैं, और ना तो ऐसे टाइप के रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट का कोई महत्व होता है। पहली बात, आपको मेन रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जानना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आप CD2 लेते तब भी यहाँ पे CD2 ही आता, ये नहीं कि CH2 ही बार बार आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना है।